RKSMB के प्रोग्राम का हूं। मैं अरुण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और हमारे बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ है उसके लिए हम उस रिकवर का जो हमारा प्रोसेस है उसमें एक स्ट्रेटेजिक इफर्ट्स के तहत हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के जो प्रशासनिक नोडल है अरुण जी की तारीफ करना चाहूंगा कि इन्होंने वीकली इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम रखा है। 2 वे अगर रहेगा तो निश्चित रूप से नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। अब तक पिछली बार भी हमने ब्रिज कोर्स शुरू किया था, उस ब्रिज कोर्स में जो कमी रही वो ये रही कि शिक्षकों के तक वो भावनाएं नहीं पहुंची कि उनको ब्रिजिंग प्रोग्राम को किस तरह से डील करना है। पिछले प्रोग्राम के अनुभव ये बताते हैं कि हमारे शिक्षकों ने उनको ब्लैक बोर्ड पर उन वर्कशीट्स को करवा दी और उन वर्कशीट को ब्लैक बोर्ड के बाद में कॉपी करवाई बच्चों से। पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि बच्चे कोविड के बाद एक तरह से लिखने की प्रैक्टिस भूल गए थे, वो डिवाइस बेस्ड हो गए थे और ऐसी स्थिति में उनको पेन पेंसिल होल्ड कराना और जो प्रैक्टिस कराना जो भी कराया निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रयास था, लेकिन वैसा नहीं हुआ जिस भावना से हमने उसको लॉन्च किया था। उन कमियों को या उन गतिविधियों को हमने एक रिफॉर्म के रूप में लेते हुए इस बार जो प्रोजेक्ट किया है एक बहुत ही परफेक्ट प्रोजेक्ट है। और पहली बार मैंने भी मेरे इस सर्विस टेन्योर में देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है जो राजस्थान में शिक्षा की जो स्थिति है उसकी दिशा और दशा बदलने का काम करेगा, निश्चित रूप से करेगा। क्योंकि हम 8 लेवल लर्निंग की भी बात कर रहे हैं और बिलो ग्रेड लर्निंग की भी बात कर रहे हैं जो लॉस बच्चों का हो गया है। सीधी सीधी जो इश्यूज हैं उन इश्यूज पे अगर अरुण जी मैं निवेदन करना चाहूं तो वो ये कि हमने बहुत सर अभी केवल परिचय का दौर है, इसके बाद में हम लोग लौट के आएंगे आपके पास में। थैंक यू है ना। और अब हमारे साथ में एक ऐसा शख्स है, शख्सियत बोलूं कि जब तक हमारा कोई भी काम होता है, जब तक उसके आंकड़े नहीं रखे जाते, बैंक में बहुत सारा पैसा होता है और मेरे अकाउंट में कैसा पैसा हो उसका ट्रेजरार बहुत जरूरी होता है। और हमारे इस काम के लिए ट्रेजरार की भूमिका निभाएंगे हमारा शाला दर्पण, क्योंकि आप लोग जो भी काम करेंगे उसका इनपुट देंगे शाला दर्पण में। शाला दर्पण में आप भरेंगे कि किस किस बच्चे ने है वो बेसलाइन असेसमेंट किया, उसके कितने नंबर आए। और शाला दर्पण को मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो शाला दर्पण की प्रभारी हैं, उपनिदेशक हैं जयपुर में, श्रीमती तुलिका दानी, वो हमारे साथ में है। शाला दर्पण की जितनी भी परेशानी है ना, हमें इससे जरूर पूछिए। तो हमारे साथ हैं तुलिका दानी और मैं आग्रह करूंगा तुलिका दानी से कि वो भी अपना परिचय, क्योंकि परिचय के बाद में हम लोग वास्तविक कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत आभार अरुण जी सर और सभी मेरे साथी जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। शाला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट सर्वे का मॉड्यूल है, उसके अंदर उस टैब में 2 मॉड्यूल हैं। एक में तो डेटा एंट्री हो रही है जिसमें कि आप बेसलाइन असेसमेंट सर्वे के मार्क्स एंटर कर रहे हैं और दूसरा है वो आगे अब डिटेल में आप डिस्कस करेंगे। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ शाला दर्पण सेल जयपुर में, तो आपकी कोई भी समस्या होगी तो उसे हम अधिक से अधिक सुलझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो मैं अपने पैनलिस्ट कमलेंद्र सिंह जी राणावत और तुलिका दानी के साथ में इस कार्यक्रम का आगाज करता हूं, प्रारंभ करता हूं। और इसके बाद में हमारे को जो सबसे पहला जो दौर है हमारा वो है कि ये शिक्षक मंच है क्या। शिक्षक मंच एक्चुअली जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम, कक्षा 3 से 8 में पढ़ने वाले बच्चे जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित है, इनमें जो पिछले साल के लर्निंग गैप्स रह गए थे, पिछले साल कक्षा शिक्षण निरंतर नहीं होने का कारण से उनको भरने का जो प्रयास किया जा रहा है इसके द्वारा, वर्कबुक का निर्माण जो एससीईआरटी ने किया था, उसके बाद में हम लोगों ने बेसलाइन असेसमेंट किया, उन्हीं के बारे में कुछ बातें होगी। और इसका आयोजन है हर 15 दिवस में होगा। आज का जो हमारा है कार्यक्रम उसमें अभी कुछ कम लोग जुड़े हुए हैं, करीब 409 लोग हैं आज भी हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये 400 भी 4000 में भी बदलेंगे और 40,000 में और फिर 4 लाख में भी, क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ ऐसा देने वाले हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो आसान हो पाए और आप लोग कोशिश कर पाए कि किस तरह से सही तरीके से अध्यापन करवा पाएंगे, अपनी किन किन चीजों में हमें परेशानी आ रही है और किस किस कदम को उठा करके हम लोग है वो हमारे इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो बात है वो है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, आती होगी आपके यहाँ। हमने कुछ प्रॉब्लम्स है वो फील्ड में फोन कर करके पता किया।
जैसे ये आया कि जो मेरे विद्यालय में तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं। अब मेरे साथ में इतने सारे बच्चे हैं, तो मैं क्या करूं, कैसे है वो मैं ग्रुपिंग करूं, इतने सारे बच्चे हैं। तो दोस्तों ग्रुपिंग करने का काम तो है, वो करना है शाला दर्पण को। आपने तो सिर्फ इतना करना है कि बच्चे ने वर्कबुक में जो लिखा हुआ अंक है, जितने सही किए हैं, उसने प्रतिक्रियाएं जितनी सही है, हर वर्कशीट में आप देखिएगा किसी में 20 के बाद में, किसी में 22, किसी में 15 वर्कशीट के बाद में बेसलाइन असेसमेंट दिया हुआ था, उसको बच्चों ने भरा और करीब 92% एंट्रीज कर चुके हैं आप शाला दर्पण पे। उसमें शाला दर्पण पे एंट्रीज कीजिए। जिस बच्चे ने 60% से ज्यादा है, उसका ग्रुप है वो 1 बन जाएगा और दूसरे वाले का 2, अपने आप 2 ग्रुप्स में बदल जाएंगे। हाँ, एक बात मेरे को आज पता चली, किसी ने मुझे फोन करके बोला कि जिसके 60% से ज्यादा है उसे वर्कबुक नहीं पढ़ानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक बच्चा, चाहे उसके 100 नंबर भी आए हैं, वर्कबुक का अध्ययन करना है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। सवाल संख्या 1 था, वो मैं मिस कर गया क्योंकि मेरे स्क्रीन पे वो नहीं आ रहा था। वो था कि 1 + 4 + 1 क्या है, और मैं चाहूंगा कि ये एक्चुअली कक्षा शिक्षण की एक पेडागोजी है, व्यू रचना है साप्ताहिक टीचिंग की, और वो बताएंगे हमारे साथी पैनलिस्ट कमलेंद्र जी। प्लीज 1 + 4 + 1। अपने प्रोग्राम में सप्ताह के 6 दिनों के आधार पर हमने इसको डिजाइन किया है। 1 ये मंडे का दिन है, जिस दिन आपके वर्कबुक की जो वर्कशीट है उसमें आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है बच्चे को, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बच्चे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है, रेफरेंस बताना है, एक्टिविटी के माध्यम से उनको लर्निंग में कंट्रीब्यूट करना है। क्योंकि पहला जो दिन है वो आपकी दक्षता को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 4 दिन तक उसी दक्षता से संबंधित वो एक्सरसाइज करेगा या प्रैक्टिस करेगा, जो वर्कशीट है उन वर्कशीट को करेगा। तो फर्स्ट डे उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एबीएल किट के माध्यम से भी करा सकते हैं। उनके साथ टीचर्स का जो अनुभव है उसके आधार पर वो प्रैक्टिकली जो चीजों को असेंबल करके उनको बता के करा सकते हैं, डायग्राम्स के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, और बच्चों को इन्वॉल्व करके एक्टिविटी के इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से वो करा सकते हैं। ये हमारी वर्कबुक में पहला जो वर्कशीट है वो फर्स्ट डे जो बताता है 1 + 4 + 1 का, वो ये इसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें क्लियर बता रखा है कि ये इतने बच्चे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कहां से कहां करना है। आप किताब को देखेंगे वर्कबुक के तो वो पूरा का पूरा एक पैटर्न है, वीकली पैटर्न है पूरा। वो खत्म होने के बाद फिर 1 + 4 + 1 ही आएगी, जिसमें 4 दिन तक आपने पहली दक्षता जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई है बच्चों को, उससे कमलेंद्र जी, शायद अगर आपका सवाल का जवाब पूरा हो गया, क्योंकि आवाज आनी बंद हो गई है, तो मैं आगे अगला सवाल प्रारंभ करूं जो अक्सर पूछे जाते हैं। शायद कमलेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है। तीसरा जो सवाल महत्वपूर्ण है और जो बार बार पूछा जाता है कि जो हमने समूह बना लिया उसके बाद क्या, जब समूह बन गया तो अब मैं कक्षा को किस प्रकार से मैनेज करूं, प्रबंधित करूं कि प्रत्येक व्यक्ति को सही मात्रा में ध्यान हो। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है समूह बनाना है, तो समूह के आधार पर बढ़ाना बैठाना भी है, और बैठाना है तो केवल बिठाने के लिए दोनों को अलग अलग नहीं किया, फिर उनका अध्ययन जो का काम है वो भी अलग अलग तरीके से होगा। मैं कमलेंद्र जी की अगर आज फिर आनी शुरू होगी तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस तीसरे जो है सवाल की समूह करने के बाद में क्या, इसके बारे में जवाब दें। वैसे तो कमलेंद्र जी ने बताया था कि 6 दिन है, हम लोगों को तो 6 दिन की आदत होती है, स्कूल में जो जाते हैं तो सोमवार से शनिवार तक का पूरा काम हमें करना पड़ता है। हमारा दिन का प्रारंभ सुबह की सोमवार की प्रार्थना से होता है और समापन शनिवार की बाल सभा से होता है। और 6 दिन है तो 6 तरह के खाने होते हैं। दोपहर के भोजन हमारे बोर्ड पे लिखे रहते हैं कि इस दिन ये, इस दिन ये। इसी प्रकार से पहला दिन जो है वो है केवल दक्षता के आधार पे जो प्रकरण है उसको समझना, समझाना,
बच्चों को उसके करना। उसके बाद में प्रैक्टिस के दिन होते हैं, और प्रैक्टिस के बाद में सबसे अंत में होता है वो होता है आंकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके बाद में अब ये है कि हमने जब 2 समूहों में बांट दिया बच्चों को, तो क्या करेंगे? तो करेंगे क्या? एक तो ये करेंगे कि उनका अभ्यास काम करवाएंगे दोनों तरफ में। दूसरी बात ये करेंगे कि पीयर लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक ही ग्रुप में एक बच्चा है वो कुछ जल्दी सीखता है, दूसरा बच्चा थोड़ा सा धीरे सीखता है। दोनों को जब साथ होंगे तो दोनों है दूसरे से साथ में बढ़ करके और तेजी से गति बढ़ा लेंगे सीखने की। और साथ में एक टारगेटेड सपोर्ट का और कंसेप्ट है इसमें कि हम ऐसे बच्चों की पहचान करेंगे, या टीचर है वो खुद उस समूह का भाग बनेगा और वहां जाकर के उन गतिविधियों के साथ में मिल करके गतिविधियां करते हुए उन बच्चों के साथ में जो थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं अपनी गतिविधियों से उनको बराबर लाने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से टारगेटेड है जो सपोर्ट है हम ग्रुप को देंगे। जब एक ग्रुप है अभ्यास कर रहा होगा तो दूसरे ग्रुप के साथ में है वो शिक्षक है वो गतिविधियां कर रहा होगा, टारगेटेड सपोर्ट कर रहा होगा। और इसी तरह से जो प्रतिदिन है उनके वर्क बुक में जो टारगेटेड पेज है वो पूरा होगा। चौथा जो सवाल है वो जो पूछा जाता है वो खासतौर पे कि आखिरी की जो 4 एडेड है उनको किन अवधियों में लागू करना है। व्हेन कमलेंद्र जी अगर आप मुझसे जुड़ गए हैं तो कृपया इस बारे में उत्तर दें। कमलेंद्र जी जुड़ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात, इनका प्रश्न हम लोग स्कैप करते हुए फिर दोबारा ले लेते हैं। इसके बाद में कक्षा 6 से 8 की अंतिम 4 अवधियों में समय सारणी स्वयं बनाने के लिए कोई निर्देश प्राप्त होंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इस बारे में है। वो पहले 4 पीरियड है वो हमने आपको है वो स्टेट लेवल पे दिए हैं, और बाकी के हैं वो 6 है वो अलग से है। ये सवाल आ रहा है कि 6 विषय है और 4 अवधि में उनको समायोजित करना मुश्किल होगा। तो इसका प्रश्न इस तरह का है कि पहले 4 पीरियड हमने बुक कर दिए हैं, तो जब तक पहला असेसमेंट हो रहा है सितंबर तक, तब हमारे 4 पीरियड उसके लिए फिक्स होंगे। और जब हमारा पहला ऐसे हो जाएगा तो फिर हमारे पहले 2 पीरियड है वो वर्कबुक के लिए होंगे, और अगले 6 पीरियड है वो आपके जो कक्षा शिक्षण के अध्ययन है पाठ्य पुस्तक का उसका अध्ययन होगा। अब ये है कि ये सवाल भी है वो कमलेंद्र जी से संबंधित है। ब्रिज कार्य पुस्तिका के कितने भाग हैं और कौन से भाग पर विद्यार्थी को क्या कार्य करवाना है, ये हम बाद में बात करेंगे। और अंत में है कि इससे अगला सवाल है वो है शनिवार को 9 बैग डे रहेगा तब भी क्या आंकलन किया जाना है? आंकलन जो किया जाना होता है उसके लिए किताब की बैग की जरूरत नहीं होती है। आंकलन की जो प्रक्रिया है वो हम लोगों ने है सोमवार की रखी है, और बाकी 4 दिन यदि हमारा जो शनिवार है वो सोमवार होगा और मंगलवार हमारा सोमवार होगा इस प्रक्रिया के मामले में। और अंतिम ये है कि हमने बेसलाइन असेसमेंट करवा लिया है, परंतु जिन बच्चों ने टीसी कटवाया है उनका नाम अब भी लिस्ट में दिखाया जा रहा है, कैसा समाधान करें। ये जो है वो शाला दर्पण का मसला है। शाला दर्पण में जो भी बच्चे का टीसी कटता है वो ऑनलाइन कटता है, शाला दर्पण से कटता है। तो मैम शाला दर्पण वाली बताएंगी कि अगर बच्चे का नाम कट गया फिर भी वो शाला दर्पण पे है तो उसका नाम की असेसमेंट करना है या नहीं? मैडम तुलिका जी। शाला दर्पण में आपको अगर आपने उसको असेसमेंट के मार्क्स दिए हैं और उसके बाद क्या होगा कि नाम अगर कट गया है, टीसी ले गया है बच्चा, या किसी कारण से आपने उसका नाम मतलब टीसी दे दी है उसको, तो उसका जो रीसेट वाला है ऑप्शन, 2 ऑप्शन आते हैं उसमें, एक में तो मार्क्स की एंट्री करते हैं, दूसरे में रीसेट करते हैं बेसलाइन का। तो रीसेट वाले में 2 लिस्ट आपको दिखाई देती है, एक में हेडिंग है करंट लिस्ट, दूसरे में है जिसको आपको रीसेट करना है। नीचे सिंक्रोनाइज का बटन है, तो जैसे आप सिंक्रोनाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी बच्चे हट गए हैं या ऐड हुए हैं वो अपने आप असेसमेंट के लिए रीसेट हो जाएंगे। तो आपको जब मार्क्स में एंट्री करेंगे तो रीसेट हुए हुए बच्चे दिखाई देंगे। इसलिए पहले टैब जो दिखाई देता है जिसमें जो सिंक्रोनाइज करना है बच्चों को, मतलब टीसी के कारण हटे हुए बच्चे या नए एडमिशन के कारण ऐड हुए हुए बच्चे, वो आपको करंट लिस्ट में दिखाई देंगे, और उसके नीचे वाली लिस्ट में वो बच्चे दिखाई देंगे जो आपको बेसलाइन के मार्क्स एंट्री वाली लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे सिंक्रोनाइज का बटन है, सिंक्रोनाइज पे क्लिक करते ही वो सारे बच्चे जो करंट में एग्जिस्ट करते हैं आपके विद्यालय में वो बेसलाइन के मार्क्स एंट्री वाले सेक्शन में आपको शो होने लग जाएंगे।
इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे ही किसी ने मुझे बोला था कि अगर हमने सेक्शन चेंज कराया है, इस तरह से 2 सेक्शन का 1 सेक्शन करा है, मर्ज करा है, तो भी आपको इसी रीसेट वाले ऑप्शन पे, रीसेट वाले टैब पर ही जाना है। वहां पर आपको सिंक्रोनाइज करना है बच्चों को, जिससे कि दोनों लिस्ट सिंक्रोनाइज हो जाएंगी और एग्जिस्टिंग बच्चे जो आपके सिस्टम में इस समय प्रेजेंट हैं, आपके विद्यालय में इस समय उपस्थित हैं, वही बच्चे आपको वहां पर असेसमेंट के लिए मार्क्स एंट्री के अंदर नजर आएंगे। और अगर एक बच्चा टीसी लेके दूसरे विद्यालय में चला गया है, तो वहां पर उसका असेसमेंट दोबारा से होगा, उसके मार्क्स वहां परिलक्षित नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपने असेसमेंट उस बच्चे का यहाँ ले लिया, आपने इस पुराने स्कूल में ले लिया, लेकिन उसने टीसी कटवा के वो दूसरे स्कूल में चला गया है, तो उसकी एंट्री दूसरे स्कूल में, उसके मार्क्स फॉरवर्ड नहीं होंगे, वहां पे नए सिरे से उसके असेसमेंट के मार्क्स एंटर करवाए जाएंगे। असेसमेंट नहीं लेना है तो वहां से पूछ के, और उस बच्चे के उसमें जो वर्कबुक में होगा उसका असेसमेंट के मार्क्स वहां से ट्रांसफर भी हो सकते हैं टीचर से बात करके, और उस मार्क्स को आप वहां एंट्री करवा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद तुलिका जी। मैं कमलेंद्र जी का बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, कुछ सवाल उनके थे, उसको उनको तक मैं दोबारा उनको अवसर दूं। उससे पहले एक सवाल पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं किसी साथी ने पूछा है, उसने पूछा है कि व्हाट शुड बी फीड इफ द स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द बेसलाइन टेस्ट डे। अगर बेसलाइन टेस्ट डे पे नहीं आता है तो जिस दिन आता है अगले दिन उस दिन उसका टेस्ट लेकर के और एंट्री कर दीजिए, और उसको जो ग्रुप निर्धारित होता है उस ग्रुप पे दे दीजिए, उसको दे दीजिए। और अगले भी सवाल जो हमारे पास में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हर एक सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का समाधान करें। उससे पहले मैं कमलेंद्र जी से बात करूंगा कि हम आपके साथ में हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो हमारा 3 नंबर सवाल बाकी है और 6 नंबर, ये दोनों सवाल है। प्लीज आप एक बार सवाल आप कहें तो मैं दोहरा देता हूँ। पहला तो सवाल ये था कि समयबद्ध जो हमने कर लिया, ग्रुप बना लिए, उसके बाद में क्लासरूम को कैसे हम लोग है वो मैनेज करेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर किस तरह से ध्यान देंगे। पहला तो एक सवाल तो ये था, और दूसरा सवाल था वो ये कि ब्रिज कार्य पुस्तिका के कितने भाग हैं और कौन से भाग में किस विद्यार्थी को क्या कार्य करना है। कृपया इन दोनों सवालों का, दोनों जिज्ञासाओं का, एक्चुअली सवाल मैं कहूँ जिज्ञासा हो, जिज्ञासाओं का समाधान आप कैसे करेंगे, प्लीज कमलेंद्र। सर एक्चुअली 2 ग्रुप अपन बेसलाइन सर्वे के आधार पर बनाने की बात कर रहे थे कि 60% अचीवमेंट लाने वाले उस आकलन पत्र में 60% से एंड अबोव वाले जो बच्चे हैं वो, और दूसरा ग्रुप है वो 60% से नीचे स्कोर करने वाले हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है कि जो 60% से नीचे स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को थोड़ा आपको ज्यादा कंसर्न करना है, क्योंकि उनकी स्पीड और उन 60% से ऊपर वालों की स्पीड में थोड़ा डिफरेंस है। अब 60% वाले जो ऊपर है उनको डील आपको अलग तरह से करना है, और एक ही क्लास में रखते हुए करना है। उनको अलग अलग क्लासों में बिठाने जैसी स्थितियां नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने न तो टीचर्स हैं न क्लासरूम है, और वो स्थितियां नहीं है। आपको पता है कि ग्रुप में अपन को टीचिंग करानी है, बच्चा पीयर ग्रुप लर्निंग भी करता है उससे, तो समान अचीवमेंट वाले बच्चों को एक साथ बिठाने में आप फोकस कर पाओगे कि बच्चे इस दक्षता से संबंधित कौन कौन सी चीजें मिस कर रही, तो वर्कशीट आप उनको बताओगे। मैंने पहले ही बताया था कि 1+4+1 का जो मॉडल है वो पहला दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें वो जो 60% से ऊपर वाले बच्चे हैं वो बहुत अर्ली उसको बिल्कुल कैचअप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, वो उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो स्लो ग्रुप है उसको आपको अच्छे से बताना है, अच्छे से समझाना है। अब वो जो बच्चे जो होशियार हैं उनके लिए हमने एक मिड टाइम असेसमेंट वाला है, सभी वर्कशीट खत्म होने के बाद में आगे भी वर्कशीट दे रखी है। आप पेंसिल से उनकी उन वर्कशीट पे काम करने को भी कह सकते हैं, क्योंकि समान दक्षताओं पर आधारित इन 3 महीने के ब्रिज कोर्स के बाद आगे जो काम शुरू किया जाना है उसकी वो वर्कशीट है। उसमें क्लास का लेवल दिया हुआ है और उनकी दक्षताओं को लिखा हुआ है। पुरानी दक्षता है उसका थोड़ा हायर ऑर्डर पे आपको काम करना है, या हायर ऑर्डर की वर्कशीट्स हैं, तो वो बच्चा जो होशियार है वो हायर ऑर्डर की प्रैक्टिस कर सकता है उस ड्यूरेशन में। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, शिक्षक जो 60% से ज्यादा अचीवमेंट वाले बच्चे हैं उनको समान चीज पर थिंकिंग करके बच्चों को लिखने का टास्क दे सकता है कि आपने एक दक्षता शब्दों को जोड़ना और तोड़ने की बात हम बता रहे हैं। एक दक्षता है कि बच्चों को 3 अक्षरों से शब्द बनाना सिखा रहे हैं हम भाषा में। उन
समान शब्दों को जो बच्चे ने यहाँ सीखा है उसको क्या होगा, आप और इस पर थिंकिंग करके इसके समान और शब्द सोचो और सोच के पेंसिल से अपनी कॉपी में लिखो। ये उनको एक्स्ट्रा काम दिया जा सकता है। और उन बच्चों को जो 60% से नीचे वाले हैं उनको आप अच्छे से और समझा सकते हो। कई बार आपकी एब्सेंस में, आपकी मार्गदर्शन में भी जो बच्चे 60% से ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले बच्चों को भी इंटरेक्शन करके उनको भी सिखा सकते हैं। तो समूह में इन बच्चों को ये काम इस तरह से करवाया जा सकता है। ये इस कॉन्सेप्ट का मूल थीम है। बाकी बात है कि इस कार्य पुस्तिका के कितने भाग हैं, तो कार्य पुस्तिका के 2 भाग बता रखे हैं। प्रथम भाग जो है वो आपको 3 महीने तक 4 कालांश पढ़ाने की जो वर्कशीट है वो दी हुई है, जिसमें वही मॉडल आपको हमेशा दिखने को मिलेगा 1+4+1, जिसमें एक पहला दिन मंडे है, एक्टिविटी बेस्ड आपको लर्निंग करानी है। उस कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बाद में बच्चे को वर्कशीट कराने की ओर अग्रसर करना है। 4 वर्कशीट करने के बाद में, ये किताब में बिल्कुल दिया हुआ है, ये फर्स्ट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का फर्स्ट आपका वर्कशीट है, वो फर्स्ट नंबर वाला है। 4 जो है वो प्रैक्टिस की आपकी वर्कशीट्स है। इन 4 प्रैक्टिस की वर्कशीट के बाद में लास्ट वाली जो हम +1 लास्ट वाली है वो आकलन वर्कशीट है। इस आकलन वर्कशीट के बाद में फिर नेक्स्ट वो फर्स्ट वाली एक्टिविटी बेस्ड वाली वर्कशीट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका वापस आगे से आगे अगले सप्ते हो जाएगा। तो भाग 2 है, उसमें 90 दिन के बाद जो बात है वो पुरानी कॉम्पिटेंसी को ही, यानी उन्हीं दक्षताओं को हम आगे रिपीट कर रहे हैं। उनका हायर ऑर्डर थिंकिंग है, हायर ऑर्डर प्रैक्टिसिंग है और हायर ऑर्डर लर्निंग है उन्हीं दक्षताओं का। तो 2 भाग आप मान लें, ये दोनों भाग है जो पूरे ईयर लॉन्ग ये चलने वाला प्रोग्राम है। अगले 2 कालांश में आपको उसको करना है। 3 विषय रहेंगे, उन दोनों कालांशों में फिर क्योंकि स्पीड हो जाएगी बच्चों की, एडजस्ट किया जा सकता है कि 2 कालांश में 3 विषय को शिफ्ट किया जाए। अरुण जी, मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। बिल्कुल कमलेंद्र जी, आपने इतना समझाया अच्छे तरीके से कि हमें समझ में आ गया कि शब्दों को किस तरह से जोड़ना है और उससे नए शब्द बनाने के लिए प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जैसे कमल, सफल, तो फिर मैं कनक भी लिख दूंगा आगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। और अब हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका, वो है प्रश्न आपके उत्तर हमारे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब इस प्रोग्राम में आपके जो सवालात हैं वो हम अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। और इसके अलावा हमारे पास में वेबिनार में, इस वेबिनार के बारे में आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका सुझाव आमंत्रित है। आप कमेंट सेक्शन में हमने गूगल का फॉर्म है वो उसमें डाला हुआ है, आप वहां से लें और उसमें भरें। सबसे पहले आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ में 700 टीचर्स हैं, वो जुड़ चुके हैं। 700 शिक्षा अधिकारी, शिक्षक या शिक्षा से रुचि रखने वाले लोग हैं, वो जुड़ चुके हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वेब लिंक जो हमारे गूगल फॉर्म का है, जिसपे आप इस वेबिनार के बारे में, इसमें और क्या चाहते हैं, क्या बेहतर देखना चाहते हैं, क्या बेहतर समझना चाहते हैं और कौन से प्रश्न आपके, वो आप दे सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सब सवाल ले देता हूँ। जो सवाल हमारे सामने आए हैं, अभी तक हमारे सामने 8 सवाल आए थे, जिनमें से 2 की जवाब मैं दे चुका था पहले। एक सवाल बहुत अच्छा सा है, हनुमान जी पानेरी साहब हैं, उन्होंने पूछा है कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक 1 है और छात्र का नामांकन 32 है, क्या कक्षा शिक्षण के बारे में मार्गदर्शन देंगे? हनुमान जी, आप तो हनुमान जी हैं, पर फिर भी कि अगर से आपके यहाँ हम लोग आपके RKSM BK के अलावा ट्रेडिशनल मेथड में 32 छात्रों पे अगर एक अध्यापक होता तो कैसे पढ़ा? और अभी तो इसने और आपको दिया है कि ग्रुपिंग करेंगे, साथ में अभी राणावत जी ने बताया कि पीयर लर्निंग होगी बच्चों की आपस में, और जब एक के साथ काम करेंगे तो दूसरे को है वो गतिविधि में शामिल करेंगे। और दूसरी बात ये था, इसमें खास बात ये है कि इसमें गतिविधियां जब होगी तो अपने आप रोचकता आएगी, और जब रोचकता आएगी तो बच्चे आपके साथ जुड़ते जाएंगे। तो आप लोग हैं, एक टीचर भी हो, अगर 32 बच्चे हैं तो शिक्षण कार्य है वो कराया जा सकता है। और ये कक्षा शिक्षण का तो नया कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व करने की बात है, हर एक बच्चे को अभिव्यक्ति का मौका देगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब सब बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे तो साइकोलॉजिकल आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप लोगों को स्वीकार करेंगे, और जब वो स्वीकार करेंगे तो आपके और उनके बीच में एक बॉन्ड सा बन जाएगा। अब जब बॉन्ड बनेगा तो फिर वो आपके साथ में न केवल पढ़ेंगे बल्कि खुशी खुशी पढ़ेंगे, आनंददायी तरीके से पढ़ेंगे। और अगला सवाल पे आता हूं मैं, और ये सवाल है आरती दानी का, आरती दानी गुप्त का है ये,
और ये कहती हैं कि 8वीं क्लास में सिलेबस जो है वो सिलेबस जो है वो टफ है एंड लेंथी है। स्टूडेंट वर्कबुक आर एक्सीलेंट फॉर द प्रैक्टिस बट इट इज कंफ्यूजिंग सिलेबस टाइम प्लीज गाइड। सिलेबस है वो कठिन है और पिछले सालों में 2 वर्ष तक कक्षा शिक्षण निरंतर नहीं हो पाया। इसी को देख करके तो वर्कबुक को विकास किया गया कि जिसमें बैक ग्रेड के साथ साथ में एड ग्रेड की दक्षताओं को मिक्स किया जाए। बच्चा पीछे का ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ऐसा छूट गया है, जिंदगी भर पछताता रहे कि वह चीज 8वीं में थी और मैं वही नहीं पढ़ पाया। इसी को पढ़ाने के लिए तो हमने इस नए प्रोग्राम का लॉन्च किया है। और जहां तक पाठ्यक्रम का सवाल है तो पाठ्यक्रम और दक्षताएं हैं वो उसमें से पाठ्यक्रम है वो दक्षताओं पे आधारित होता है। तो वो दक्षताएं जब विद्यार्थी प्राप्त करेगा तो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। और अब है नीतू कुमारी जालिया, इनका सवाल आया है। नीतू कुमारी जालिया कहती है वर्कबुक में नीचे 3 स्टार हैं, नीचे 3 स्टार हैं, उन्हें कैसे रेटिंग करना है? कमलेंद्र जी, मैं सोचता हूँ ये जवाब शायद आप दे पाएंगे कि सर ये स्टार एक्चुअली ये एक प्रिंटिंग सेगमेंट के तहत लगे हुए हैं। इनका बच्चे की रेटिंग से कुछ नहीं है। हमें जो कुछ करना है, टीचर्स को जो करना है, वो नीचे टीचर्स का रिमार्क दिया हुआ है। अगर वो A, B, C कुछ भी उनको ग्रेडिंग देना चाहते हैं तो ये टीचर के रिमार्क पे देना है उसको। क्योंकि ये भी बात निकल के आ रही है, हमारे अजीम प्रेम जी के भी काफी लोग, यूनिसेफ के लोग काफी फील्ड में जा रहे हैं, तो वो यूं बता रहे हैं कि आप असेसमेंट कर रहे हो बच्चे की दक्षता का, जिस दक्षता को आप सिखा रहे हो, तो उसका असेसमेंट का रिकॉर्ड क्या है? तो मैंने कहा रिकॉर्ड तो सिंपल सा है कि वो जो वर्कशीट कर रहा है उस वर्कशीट के नीचे रिकॉर्ड आपका रिमार्क है। उस रिमार्क में आप A, B, C कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन बहुत नीचे नहीं, प्रैक्टिस करा के डालना है। तो एक फॉर्मल रिमार्क का है और ये स्टार केवल और केवल एक डेकोरेटिव है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मोहतरमा समझ गई आप, ये 3 स्टार हमारे लिए नहीं है प्रिंटिंग वालों के, हमारे लिए तो 5 स्टार होगा अगर हमारे बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएंगे। और अगला जो है वो है ताराचंद जी मीना साहब हैं। वो कहते हैं कि क्लास 6 से 8 टेस्ट हाफ ईयरली एग्जाम भी होगी या SA1, SA2, SA3 थर्ड ही होंगे? तो मैं इसके बारे में जल्दी ही एक सर्कुलर निकलेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि परीक्षाएं जितनी होती है उतनी होंगी। यानी अगर ऐसे होगा तो टेस्ट उसमें शामिल होगा, अगर SA2 भी होगा तो हाफ ईयरली उसमें शामिल होगी। अलग से कोई आप लोगों पे बर्डन नहीं देने के लिए, शिक्षकों का बर्डन कम करने का प्रयास है यह राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। तो इस बारे में बहुत जल्दी है आपको एक स्पष्ट निर्देश है वो प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, ये पक्का है कि बेसलाइन असेसमेंट हो गया, अभी आपका है वो SA1 है, वो अगले माह में होने वाला है, अगले माह में अंतिम सप्ताह तक होने वाला है। उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है और आपसे अपेक्षा है कि उससे पहले बच्चों को जो टारगेटेड है हमारे वर्कबुक्स है वो पूरी करवा दें। हमारे साथ में सोनू सुधार, इन्होंने हमसे पूछा है सर बीच में ट्रेनिंग और छुट्टियों में एवं विद्यालय संबंधित आ जाए तो क्या किया जाए? ट्रेनिंग और पढ़ाई दोनों हमारे, ट्रेनिंग तो हमारी पढ़ाई है ना, अगर हमें ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो हम पढ़ाएंगे कैसे? तो ट्रेनिंग भी जरूरी है और ट्रेनिंग के साथ साथ में, क्योंकि ट्रेनिंग हमें इसलिए मिलती है कि हम बच्चों को पढ़ा पाए, हम लोग बेहतर पढ़ा पाए, और उस बेहतर पढ़ाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग करके आते हैं। तो ट्रेनिंग और शिक्षण ये दोनों काम हमारे हैं। हम लोग ट्रेनिंग या सदुपयोग करें, उसके जो हमने वहां से शिल्प गढ़ा है, वहां पे हमने कुशलता जो अर्जित की है वो जाकर के बच्चों को पढ़ाए। तो बहुत ज्यादा ये हमारे RKSM BK से संबंधित नहीं था। एक और लिखा है दिनेश जी बिश्नोई साहब ने, इन्होंने लिखा है कि सर एंड मैम नमस्ते जी, A and B ग्रुप बनाए हैं जी, पर सर B ग्रुप में बच्चों को वर्कबुक के अलावा उनका अलग कॉपी में बोर्ड पर करवाने का भी अधिगम नहीं होता है। इस तरह का कुछ ये लिख रहे हैं। मैं इस पे समझ पाया हूँ, ये केवल इतनी सी बात है, ये कह रहे हैं कि जब वर्कबुक ही वर्कबुक है तो फिर बाकी चीजें भी जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। बहुत सारी चीजें, बोर्ड पे एक चित्र ही बना दिया आपने, ऐसी गतिविधि, उस चित्र में बच्चे रंग भर रहे होंगे और रंगों को पहचान रहे होंगे, तो बोर्ड का भी है,
जितनी भी सामग्री आपको गतिविधियों में जरूरी होती है जो बच्चों को आनंददायी बना पाए और उस हमारे कॉन्सेप्ट को, उस दक्षता को आसानी से बच्चे में स्टेब्लिश कर पाए, हमें जरूर करनी। शायद कमलेश जी ठीक कह रहा हूँ मैं? सर आप ठीक कह रहे हैं, और साथ में मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक्चुअली 4 कालांश हैं और 3 वर्कबुक हैं, तो टीचर्स को अपने इनोवेशंस, अपनी प्रैक्टिसेस उस रेफरेंस पे करते रहना है। उनको बेस दे रहे हैं हम, वर्कशीट दिए हैं, वो एक बेस है। उस वर्कशीट में एक्टिविटी बेस पहली वर्कशीट अपन ने मॉडल 1+4+1 का दिया, लेकिन टीचर अपने एक्सपीरियंसेस डालेगा, आसपास की चीजों को उसमें जोड़ सकता है, ब्लैक बोर्ड को यूज कर सकता है, बच्चों के समूह के आधार पर इंटरेक्टिव लर्निंग करा सकता है, और साथ ही साथ में एक कालांश रोज ही एक्स्ट्रा है। तो टीचर को अपनी तरफ का करने का बहुत अपॉर्चुनिटीज है, हमने नहीं बांधा है। 4 कालांश है, 3 वर्कबुक है। अपने तरफ से करने की अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। हमने भी तो ली है ना आपसे अपॉर्चुनिटी, हम आपके साथ में वेबिनार कर रहे हैं, आपसे साझा कर रहे हैं हमारे सुझावों को, आपकी शंकाओं को। तो अगली जो हमारे पास में है वो है वैजंती शर्मा। वैजंती शर्मा कह रही है क्या? एक मिनट, आप दिला रहे हो क्या प्लीज? ऊंचा नीचा कर रहे हो इसको, मत करो। वैजंती शर्मा है, वो ये कह रही है कि सर यदि पहले ब्लॉक से बुक्स है वो ज्यादा दे दी है, फिर जाने से बच्चों में कम हो गए हैं, तो बुक बच गई है, तो हमारे पास में हम 100% मंगा जाएगा क्या? ये वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि किसी एक जगह ज्यादा वर्कबुक आ गई है तो निश्चित रूप से आप अपने नोडल और ब्लॉक में वापस लौटा दें। हो सकता है कि कहीं कम आई हो, इसलिए कि वर्कबुक का है वो प्रॉपर यूज हो पाए। तो आपके पास में जितनी वर्कबुक है उनका, जितने बच्चे हैं उतनी वर्कबुक का यूज करें, और अगर बच्चे कम हो गए तो उसका आप ये करें। अभी हमारे कुछ और सवाल बाकी है। मनोज कुमारी है, वो कह रही है कि मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, पर 40 मिनट के पीरियड में ध्यान कैसे रखा जाए? अभी कमलेंद्र जी ने जवाब दिया है कि आपके पास में 4 पीरियड है, किताबें सिर्फ 3 है, एक तो है अतिरिक्त, उस अतिरिक्त में उन बाकी सबके ग्रुप पे भी ध्यान दिया जाए, ऐसा ध्यान रखा जा सकता है। अब और कोई सवाल इसके अलावा देखें, आगे बढ़े। नीचे मनोज कुमारी तक मैंने बात कर ली है, इसके नीचे ये है मिस्टर, नाम इनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन सर दिस इज द वर्कबुक आल्सो यूजफुल 8th बोर्ड एग्जाम में आए क्वेश्चन पुट अप करना है इन द बोर्ड एग्जाम। मैं आपसे निवेदन करूं कि बोर्ड एग्जाम है, 8वीं का बोर्ड है, वो भी वर्कबुक और इसके मिथ्स के आधार पर होगा, जैसा कि पहले से आप लोगों को बताया जा चुका है। और है मोनिका। सर अरुण जी, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, टीचर्स को इतना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वो ये मान लें कि जिन्होंने वर्कबुक बनाई है, जिन्होंने टेक्स्ट बुक बनाई है, बोर्ड के पेपर भी वही बनाने वाले हैं, तो उनकी इन बातों का पहले ही ध्यान रखा जाएगा सर। हाँ, पर वो कमलेंद्र जी और अरुण जी नहीं है, ये मान के चले ना, कोई और बनाएगा। मोनिका जी है, मोनिका जी ने बोला है कि CWSN बच्चों के समूहकरण के बाद कैसे शिक्षण कार्य कराया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मोनिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने उस विषय पे हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसपे ध्यान आकर्षित होना चाहिए था। CWSN बच्चे हैं, वो हमारे धरोहर होते हैं, और उन्हें हमारे सहयोग की, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हमें और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। परंतु उनके साथ में कैसा किया जाए? किसी भी स्कूल में, जो सामान्य स्कूल में, उसमें इतनी संख्या में तो बच्चे होते नहीं है कि जो जिनकी अलग से ग्रुपिंग की जा सके। तो मेरा मानना ये है, मैं इसके बारे में मेरे और साथियों से बातचीत कर करके अलग से पृथक से कोई निर्देश जारी करने होंगे, वैसे करूंगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो अपने आप में समूह, उसको अलग करते ही कहीं ना कहीं उसमें हीन भावना ग्रसित न हो जाए, इसलिए उसको सामान्य जो समूह है उसके साथ में रखना चाहिए, परंतु टारगेटेड सपोर्ट देने की आवश्यकता जरूर रहेगी। ये सामान्य स्कूल में पढ़ने वाले जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए मैंने बात की है कि समूह में अरुण जी निवेदन, जी जयश्री जी ने इस पर्टिकुलर इश्यूज को अपने ट्रेनिंग सेशन में बहुत पर्टिकुलर लोगों को समझाया है। मैं जयश्री जी से कहूंगा कि इसका आंसर वो देंगे। क्या बात है, जयश्री आने के बाद ही तो श्री होगी हमारी और जय भी होगी। प्लीज जयश्री। CWSN बच्चों को हमें अलग से ग्रुप नहीं बनाना है, उन्हें हमें सामान्य बच्चों के साथ ही लेकर पढ़ाना है। मोस्टली CWSN बच्चों में जो फिजिकली जो थोड़े से कमजोर हैं, वो तो सामान्य बच्चों के साथ कर लेंगे, लेकिन मान लो कोई बच्चे दृष्टि बाधित हैं
तो दीक्षा पर भी हमने क्लास 1 to 5 की ऑडियो बुक्स अपलोड कर रखी हैं। टीचर्स वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, बच्चों को ऑडियो बुक्स सुनने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा साइन लैंग्वेज में भी दीक्षा पर कई वीडियोस अपलोड किए गए हैं, टीचर्स उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से विशिष्ट बच्चों को डिमोटिवेट ना करें और उन्हें अलग से किसी तरीके का ग्रुप ना बनाएं, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही साथ लेकर एक्टिविटीज को साथ में लेकर कार्य पत्रक हल करवाएं। धन्यवाद जयश्री जी। जयश्री जी ने वही कहा जो मैं कहना चाह रहा था और कह भी रहा था कि आपको उसी ग्रुप में जिस तरह से वो जा रहे हैं उसी तरह से उन्हीं बच्चों के साथ रखना है, पर विशेष ध्यान देना है। और इसके लिए सहायता के लिए दीक्षा पोर्टल पर आपको साइन लैंग्वेजेस में लेसन्स हैं वो मिल जाएंगे, तो सहायक सामग्री मिलेगी। इसके अलावा है जो ऑडियो लेसन्स है वो भी मिलेंगे। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आता है वो हमारे सामान्य बच्चों से किसी तरह से कम न महसूस करे। सबसे बड़ी बात है कि उसकी संवेदनाओं का हमें सम्मान करना आवश्यक है। और इसके बाद में मेरे पास में एक सवाल आया है दिनेश कुमार जी महर्षि साहब का। महर्षि साहब कहते हैं कि बच्चों को वर्कबुक का काम करवा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि मुख्य शिक्षण की बुक है बहुत पीछे रह जाएगी। महर्षि सर, ये जो वर्कबुक है ये भी आपके बुक का ही कहीं दूसरा रूप है, इसमें गतिविधियां शामिल की गई। बुक जब पढ़ाते हैं आप तो आपको अपनी गतिविधियों को वर्कबुक की गतिविधियों के साथ में जोड़ करके उसमें और परिष्कार करने की ताकत मिलती है। जबकि बुक पढ़ाते हैं आप तो फिर आपको अपनी गतिविधियां हैं वही उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। और बहुत सारे शिक्षक बंधु हैं वो केवल बुक का ही सहारा लेते हैं, अलग से गतिविधियां इजाद करने की तो फुर्सत होती है और नहीं है, वो ये समझिए कि उसको कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि वर्कबुक है उसको कहीं भी वर्कबुक से कम न समझे। वर्कबुक का अर्थ ही है कि अगर बुक है तो उस पर काम करना है, तो वर्कबुक का इजाद हुआ है। अगला जो सवाल है वो मेरे पास में है अमित कुमार जी बोहरा साहब का। वो कहते हैं दिस लास्ट पेज ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन फॉर्मेट नंबर 9 applicant who are the student of class 1 only for the class 7 please enlighten। ये कौन कह रहे हैं? मेरे ख्याल से दिस इज द लास्ट पेज ऑफ एडिशन। ये मैम शायद आपसे संबंधित है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुलिका जी, दिस लास्ट पेज ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन फॉर्मेट नंबर 9, फॉर्मेट नंबर 9 के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मेट नंबर 9 में जो लास्ट पेज है वो सभी के लिए है, केवल क्लास 1 के लिए नहीं है। सभी बच्चों को भरना है, सभी बच्चों के लिए भरना है उसको। और इसी के साथ में कुछ प्रश्न आधार से संबंधित भी बीच में आए थे कि आधार नंबर अपडेट नहीं हो रहे हैं, जो मैं पढ़ पा रही थी। तो प्रपत्र 9 में आधार नंबर अगर आपने सही एंटर किया है, सही फॉर्मेट में एंटर किया है, सही एंटर किया है, तो वो जरूर अपडेट होता है। उसको अभी भी चेक किया है आपके सामने, जब आपका प्रश्न आया है तब भी चेक किया है, अपडेट होता है। और उससे पहले उसके ऊपर जो जानकारियां मांगी गई है, इंफॉर्मेशन चाहिए गई है, वो सब आपकी सही भरी होनी चाहिए। वो आपको ग्रीन अक्षरों में, हरे रंग के अक्षरों में साफ दिखाई देती है उसके अंदर। उनको आप सही रूप से अपडेट करेंगे प्रपत्र 9 में, तो आधार जरूर अपडेट होगा। अगर कोई जानकारी गलत है प्रपत्र 9 में ऊपर, तो फिर आधार अपडेट होने में समस्या आ सकती है, अन्यथा सही अपडेट हो रहा है वो आधार। धन्यवाद तुलिका जी। तुलिका जी ने एक सवाल का जवाब दिया, दूसरे सवाल का भी जवाब दिया, तो एक साथ दिए। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, मैं बीच में रोक रही थी कि वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि अभी सर आपने बताया था कि जहां पर ज्यादा है वो भेज देंगे वापस ब्लॉक में या नोडल से जहां से उनको प्राप्त हुई है। तो विशेषता इसमें जब अपन ऑनलाइन एंट्री जो नोडल वाले करेंगे या ब्लॉक ऑफिसर्स करेंगे, तो उनको भी थोड़ा इसको रिवाइज करना होगा, जिससे कि इनका कहीं लैग नहीं रहे, इनका गैप नहीं रहे वर्कबुक। सही कहा। मैंने शुरू में आते ही परिचय जब करवाया था तुलिका जी का, तब मैंने कहा था हमारी ट्रेजगार है ये, कहीं भी एक पाइप इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब आपको कहा कि आपके पास में एक्स्ट्रा बुक है तो आप लौटा दीजिए, तो इन्होंने कहा लौटा तो भले ही दीजिए,
पर रिकॉर्ड जरूर शाला दर्पण पे अपडेट होना चाहिए। बहुत ही सही बात कही आपने। हमारे साथ में आशीष है, उनका सवाल था कि 1 से 2 को भी वर्कबुक करानी है क्या? कमलेंद्र जी, मुझे तो लगता है कि ये सवाल क्यों किया गया? कक्षा 1 से 2 को वर्कबुक करानी है क्या? और पल्लव नाम की 2 वर्कबुक्स उनको दिए, उनके हाथ में है, टीचर्स को देखनी चाहिए सर। प्रथम और पल्लव उनके नाम है, क्लास 1 और 2। वो 8 ग्रेड की है, क्योंकि उनका कोई लर्निंग लॉस नहीं हुआ है, वो अब शुरू कर रहे हैं, तो उनकी वर्कबुक दी है, तो भी प्रैक्टिस के लिए अपन ने एक प्रथम है और क्लास 2 की पल्लव है। तो प्रैक्टिस तो करानी है, दिए तो प्रैक्टिस कराने के लिए दिए, उसको भी प्रैक्टिस करवानी ही है। गोवर्धन लाल जी मीणा साहब कहते हैं कि सर कक्षा में 70 से ऊपर की छात्र संख्या है तो कैसे मैनेज करें? इस तरह के सवालों का जवाब मैंने पहले भी दिया है। और एक है माया जी। माया जी कह रही हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं, उनको हिसाब से उनकी वर्कबुक कठिन है। अच्छा, कठिन है। वर्कबुक है वो एवरेज बच्चे के लिए बनाई जाती है। कुछ बच्चे हमारे बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ बच्चे हैं थोड़े पिछड़े हुए होते हैं। बहुत से बच्चे घर से कुछ के सीख के आते हैं, कुछ बच्चे हैं परिवेश से सीख के आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा होता है, लेकिन बहुत सारा ज्ञान का भंडार उसके पास होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक बच्चे को देखते हुए ये वर्कबुक का तैयार किया होगा। सभी प्रकार के बच्चे हैं, उनको देखते हुए एवरेज कठिनाई स्तर का है वो आंकलन करके वर्कबुक तैयार की जा सकती है। और ये वर्कबुक चूंकि माया जी सबके लिए होती है, इसलिए इसका फिर भी आपका सुझाव है तो हम इसके बारे में और देखेंगे। निवेदन अरुण जी ये है कि एक्चुअली वो 8 ग्रेड वर्कबुक है, जो टेक्स्ट बुक है उसी पे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक है, उसकी लर्निंग बढ़ाने के लिए वर्कबुक है, प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक है। वो 8 ग्रेड है, 3 और 4 में आगे 8 तक आप कर रहे हो, वो बिलो ग्रेड वर्कबुक दे रखी है। इसलिए उनसे कंपैरिजन नहीं करना, बच्चे का लर्निंग लॉस भी नहीं हुआ है, बच्चा नया आया है, तो 8 ग्रेड ही वर्कबुक है और 8 ग्रेड ही उसकी टेक्स्ट बुक है। वही वो कह रहा है, कठिनाई एक का तो बिलो ग्रेड करोगे। समीक्षा हुई है, पूरे 3 स्तर से समीक्षा के बाद कोई भी कंटेंट है वो रिलीज होता है। मेरे ख्याल से मैंने जो जवाब दिया था वो ठीक था। एक और है श्री किशन जी जाट साहब है, ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई बच्चा बाकी बच्चों के बराबरी नहीं कर पाए तो हमें किस प्रकार से समन्वय कर। बहुत अच्छा सवाल है श्री किशन जी जाट साहब। और मैंने अपने अभी जो आपसे बातचीत कर रहा था उसमें ये दिया था कि एक मैंने टर्म बोली थी, उसका दिया था कि फोकस सपोर्ट, जो हमने कहा था कि टारगेटेड सपोर्ट। ऐसे बच्चों को टारगेटेड सपोर्ट की जरूरत होती है, न केवल अपने साथी पीयर लर्निंग से बल्कि शिक्षक की। आप लोग जब टारगेटेड सपोर्ट करेंगे तो बच्चा जरूर सीखेगा, लेकिन जब आप टारगेटेड सपोर्ट कर रहे हो तो उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि वो पीछे खिसक रहा है, इसलिए आप उसकी अंगुली पकड़ के उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये पता होना चाहिए कि उसको आप उसको भी बाकी लोगों के साथ साथ है ले जा रहे हैं। तो ये जो है आपके श्री किशन जी जाट साहब कह रहे थे। इसके बाद में अंजू जी बोल रही हैं कि हाउ कैन we recover the syllabus of class 8 to 10 with the workbook practice in the simple periods, single period। ये सिंगल पीरियड है वो अभी पहले 4 महीनों के लिए है, उसके बाद में है वो हम लोग सितंबर के बाद में है, जब हमारा एसए फर्स्ट हो जाएगा तो आपको 4 पीरियड देंगे। और ये है जो आपका वर्कबुक बनी है, इसमें बैकग्रेड है। वो बैकग्रेड इसलिए है कि पिछले साल तो ये तो पीरियड आपको मिला ही नहीं था, ऑनलाइन हमें पढ़ाया था, कक्षा शिक्षण बाधित रहा था, इसलिए ये। और इसके बाद में है हमारे साथ में शालू मिश्रा जी। शालू मिश्रा जी जब कह रही कि जब बच्चों को हम वर्कशीट की जांच करते हैं तो उसमें गलतियां अशुद्धियां क्या उन पे गोला बनाकर उत्तर लिखना सही सुझाव दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल दिया है। मैंने विजिट किया था एक विद्यालय में, गंगा चिल्ड्रन स्कूल बीकानेर में, और वहां पर जो वर्कबुक था उसमें उन्होंने जांचा हुआ सब था, लेकिन सिर्फ टिक 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 राइट का निशान लगाया हुआ था। कई जगह गलतियां भी थी। नेचुरल है कि जब वो मेहनत करता है, कोई काम करता है तो गलती होती है। तो गलती है तो उस गलती को उसे एहसास कराने के लिए नहीं बल्कि सुधार कराने के लिए उसकी जानकारी में आना बहुत जरूरी है। सालू जी आपने बहुत सही बात बताई। कमलेंद्र जी अगर मैं कुछ इसमें गलत बोल रहा हूँ तो आप टिप्पणी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जयश्री जी अपना एक्सपर्ट कमेंट देना सर, इसमें वर्कबुक में एक्चुअली में हम लोगों ने दक्षताओं को आधार पर लेकर आकलन पत्र भी दिए हैं और वर्कशीट भी दी है।
तो अगर हम वर्कशीट की जब जांच कर रहे हैं और टीचर उसमें गलतियों की अशुद्धियां जो है वो उनको करेक्ट करके सुझाव तो देंगे ही, और टिप्पणी में नीचे लिखेंगे कि वो बच्चा उस दक्षता को कितने हद तक प्राप्त कर पाया है या नहीं कर पाया है। क्योंकि जब कमेंट्स टीचर पढ़ेंगे तभी उनको आइडेंटिफाई हो पाएगा कि इस बच्चे में अभी ये सुधार करवाना बाकी है, तभी वो उस बच्चे को फोकस कर पाएंगे और उन्हें अलग से वो गलतियां सुधारने में उनकी हेल्प कर पाएंगे। इसलिए नीचे टिप्पणी में भी लिखना जरूरी है, और वर्कशीट में जहां वो अशुद्धियां हैं वहां इंडिविजुअली बच्चे को बताना है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, तभी वो बच्चा सुधार कर पाएगा। अदरवाइज आप गोले भी बना देंगे तो बच्चे को पता नहीं चलेगा कि उसे क्या सही करना है। क्या बात है शालू मिश्रा जी, अब तो लगा रहे गोले के आगे भी हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, केवल गोले बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें अपना कमेंट भी देना है जिससे कि बच्चे को पता चले कि हम लोग उसको अभी और क्या सुधार करना है। अब कुछ सवाल हम और लेते हैं, हमारे पास में केवल बचे हैं 5 मिनट हमारे साथ जुड़े हुए 745 अध्यापक। सवाल है हंसा जोशी जी का, कार्य पुस्तिका के कार्य योजना डायरी में प्रविष्टि करनी है या आपके केवल कालांशवार कार्य पुस्तिका का कार्य लिखना है? ये तो आपके प्रिंसिपल साहब जैसा कहते हैं वैसा लिख लीजिए। वैसे तो मेरे ख्याल से जो भी काम आप क्लास करते हैं आपकी डायरी में वो तो होना ही चाहिए, डायरी में तो होना ही चाहिए। हनुमान जी ये है जाखड़ साहब, ये कह रहे हैं क्लास 1 से 5 तक के सीसी भी साथ चल रहा है, आगे भी जारी रखे क्या? सीसी ही दे दीजिए नाम, चाहे RKSMD के कर दीजिए, जो भी हमें दक्षता पे आधारित शिक्षण है वह हमारा मूल उद्देश्य है। हमारा मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल इस रूप के लिए तैयार करना नहीं है कि वो केवल सूचनाएं जाने। आजकल सूचनाओं के लिए तो लोग बाग है वो गूगल पे डिपेंड हो गए हैं, सब लोग सूचनाएं हर जगह मिलेंगी। हाँ, वो केवल जो जानना जरूरी नहीं है उसको समझना जरूरी है, और समझना ही जरूरी नहीं है, समझ करके अपने उपयोग में लाना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि ये सीसी है कहें चाहे ये कहें, ये SMB के अभी वर्तमान में RKSMD के जो हमारा कार्यक्रम है वो संचालित हो रहा है। इसके बाद में है सुरेश कुमार, हाउ कैन मैनेज टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक इन ए क्लास? So there are separate periods, are 1 period for the workbook and last 4 period for the textbook, और पहले 4 पीरियड है उसमें भी एक हमने आपको अलग से पीरियड्स दिए हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमारा समय होता है केवल 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट में हम लोग 3 पैनलिस्ट हैं, तो बाकी मेरे दोनों पैनलिस्ट को 1-1 मिनट के लिए दूंगा। आपको ये बताना है कि आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, पहली बात, और दूसरी बात कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकेंगे। पहले तुलिका जी। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी जो मैंने कुछ प्रश्न पढ़े उसके अंदर ये है कि अगर उन्होंने गलती कर दी है मार्क्स एंटर करने में तो उसे कैसे सुधारा जाए। तो हमने शुरू में ही वहां पे नोट डाल रखा है कि इसकी एंट्री बहुत सावधानी से करनी है आपको, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नहीं तो हम कभी भी बेसलाइन असेसमेंट सर्वे का काम कभी खत्म कर नहीं पाएंगे, इससे बाहर कभी हम जा नहीं पाएंगे। इसलिए इसके अंदर एडिट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। कभी किसी क्लास की दूसरे क्लास में एंट्री हो गई है तो अभी वर्तमान में इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, और आपके जो भी त्रुटि हुई है उसे आप बच्चे को, क्योंकि जब अपन देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस स्तर का है, तो आप उस अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं बहुत कोई लाखों में कोई 1-2 केसेस इस तरह के होंगे। और दूसरी चीज जो इसके अंदर आ रही है कि शाला दर्पण प्रभारी BLO वाले कार्य से रिलेटेड समस्या है, तो ये विद्यालय की अपनी आंतरिक समस्या है। इसके लिए आपके जो संस्था प्रधान है वो उसका समाधान करेंगे, और शाला दर्पण का कार्य निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का BLO का भी है, तो संस्था प्रधान उचित निर्णय लेंगे। और जहां तक हो सके अगर 1 शिक्षक 2 शिक्षक विद्यालय हैं और उनमें कोई इस तरह की दिक्कत आ रही है तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं, उन बच्चों को अगर आप नेतृत्व देंगे और समूहीकरण के अंतर्गत उनसे आप एक्टिविटीज करवाएंगे, उनको मॉनिटर बना के, तो आप स्कूल भी मैनेज कर पाएंगे और अपने समूह को भी संभलवा पाएंगे। धन्यवाद। अब हमारे इसके लास्ट बैट्समैन कमलेंद्र जी, अंतिम बॉल पे छक्का।
सर एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम इंटरेक्टिव सेशन जो आपने डिजाइन किया है, निश्चित रूप से ये बहुत बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारी निदेशक महोदय हमेशा यहाँ जो वर्कशॉप में लोग आते हैं उनसे इन वर्कबुक्स का फीडबैक पहले भी ले रही थी, अब भी लेती हैं, और फिर फीडबैक में बताते हैं फील्ड में तो ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये शंकाएं हैं, ये बात नहीं हुई है। हम भी लोग कोई आते हैं तो उनसे पूछते हैं, या फील्ड में हम भी जाते हैं, गौर साहब और हम जाते रहते हैं, तो भी हम भी पता लगाते हैं। तो उन लोगों की क्वेरीज का भी हमें पता पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटीज का पता पड़ेगा, कहां कहां समस्याएं हैं वो पता पड़ेगा। और इस प्रोग्राम को मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे से, ये एक अनोखा प्रोग्राम है, निश्चित रूप से राजस्थान में ये प्रोग्राम शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत प्रभावी साबित होगा। जो डायरेक्टर साहब अग्रवाल साहब का जो ये थीम है कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, वाकई में ये ब्रिजिंग का काम होने के बाद में 8 लेवल लर्निंग भी बहुत अच्छी होगी, और हम उनका वर्कलोड, हमने हर एंगल से इसको फोकस किया है, और ये पर्सनल टच करने का जो इफर्ट्स है वो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ बहुत अच्छा है, जिसमें उनको संवाद में पता पड़ेगा कि हमारी समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, और जो चीजें उनके कोई शंकाएं हैं तो उनका भी समाधान है, और फिर हम इसके सम्मेलन की भी कोई व्यवस्था करने वाले हैं, जैसा कि अपन ने पहले डिस्कशन में डिसाइड हुआ है कि उनके सम्मेलन की भी हम व्यवस्था करेंगे। तो ईयर लॉन्ग अगर उनके टच में सभी एजेंसियां रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे संस्था प्रधान है वो मजबूत होंगे, शिक्षक मजबूत होंगे, और बच्चों को अच्छा हम दे पाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद कुलेंद्र जी। आज का हमारा ये वेबिनार है वो पूरा हुआ, और इस बात के साथ कि अगले दिन अगले फिर वेबिनार में, और आज हमें मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स थे, हमसे पार्टिसिपेंट थे, सॉरी व्यूअर्स नहीं पार्टिसिपेंट थे, वो 750 के लगभग पहुंचे थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये 750 अगली बार है, इनके मुंह से दूसरे लोग सुनेंगे और नई क्वेरीज लेके आएंगे और 7,500 तक पहुंचेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बीसीडी टीम का, वैष्णवी का, शुभम का, सागर का, समरजीत कौर का, अंकित गुप्ता का, और भी तमाम ऐसे लोग, तमन्ना तलरेजा का, जो भी साथी लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो प्रोग्राम है, ये डायरेक्टर सर ने बस इतना सा दिया, कहा था कि ऐसा कुछ होना है, ये हमने हमारे लेवल पे डिजाइन करने की कोशिश की, आप लोगों ने सहयोग किया। 8 तारीख को फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज। थैंक यू।